तो बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उस थ्योरी में सटन एंड बोवेरी ने जो भी बातें बताई थी, अब उसी के आगे आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, लिंकेज का। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल भी है, इसलिए ये टॉपिक आपको जानना जरूरी है। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में टी.एच. मॉर्गन ने सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने इसके बारे में बताया है। बट और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, टी.एच. मॉर्गन ने ही दिया था। मतलब सटन एंड बोवेरी ने तो एक्सपेरिमेंट्स करके अपने बताया, बट इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो दिया था वो थॉमस हंट मॉर्गन यानी टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। इसीलिए टी.एच. मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो आप मेंडल को पढ़ते हो, बट फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हैं टी.एच. मॉर्गन। और इनको फ्लाई मैन भी कहते हैं, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने फ्रूट फ्लाई के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। लिंकेज सबसे पहले वैसे तो बताया था सटन एंड बोवेरी ने ही, जब उन्होंने 1902 में अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी, उसी समय इन्होंने बताया था, लिंकेज के बारे में सबसे फर्स्ट सजेस्ट किया था। लेकिन उसके बाद बेटसन एंड पनेट, इन्होंने भी अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे स्वीट पी के ऊपर। स्वीट पी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्होंने देखा कि जो नॉर्मल मेंडेलियन रेशियोज आते हैं 9331 के डायब्रेड क्रॉस में, वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। कुछ कैरेक्टर्स हैं, सर्टेन कैरेक्टर्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो आप डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल्स लॉ में पढ़ते हो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ये बात स्वीट पी में बेटसन एंड पनेट ने बता दी थी 1906 में। और उसके बाद अपनी लिंकेज थ्योरी को दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज प्रूव किया था टी.एच. मॉर्गन ने। प्रूव कैसे किया इन्होंने? प्रूव किया है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए अपने, और 1910 में इन्होंने अपनी लिंकेज थ्योरी दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज की। लिंकेज के पीछे क्रोमोसोम्स का क्या बिहेवियर होता है और किस तरह से ये लिंकेज होता है। तो टी.एच. मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए फ्रूट फ्लाई के ऊपर, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ये छोटी सी फ्रूट फ्लाई होती है, आप देखोगे ज्यादातर जब राइपेंड फ्रूट्स हो जाते हैं, पके हुए फ्रूट्स होते हैं, मैंगो के होंगे, बनाना के होंगे, तो उसके ऊपर बहुत छोटी छोटी सी मक्खियां रहती हैं। नॉर्मल मक्खियां नहीं, बहुत छोटी सी मक्खियां आना शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली ये मक्खियां फ्रूट के लिए नहीं आती है, बट फ्रूट के ऊपर जब फ्रूट की रैपनिंग होती है तो उसके ऊपर ईस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, और उस ईस्ट के लिए ये फ्लाई आना शुरू हो जाती है और पूरे साल मिलती है। तो इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्यों चूज किया था? इसके कई एडवांटेज थे। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट के ऊपर, उससे कई ज्यादा एडवांटेज थे ड्रोसोफिला के ऊपर। ड्रोसोफिला को हम बिल्कुल सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रोथ करा सकते हैं, कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। यानी लैब में जब आप एक छोटी से कल्चर मीडियम रखेंगे, उस कल्चर मीडियम में इसकी कई जनरेशन हो जाएंगे। एक मिल्क बॉटल में जितना मिल्क होगा उससे इसकी कई जनरेशन हो जाएंगी। सिंपल होता है इसको ग्रो कराना। इसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है, केवल 2 वीक्स में इसकी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जा रही है, और सिंगल मेटिंग के बाद एक बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है। ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी से फायदा क्या होता है? जब ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी होती है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स दिखाई देते हैं, वेरिएशंस ज्यादा शो हो सकते हैं। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे पी प्लांट से, तो अभी कंपैरिजन भी बताते हैं, तो सिंगल मीटिंग में बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी डेवलप होती है। और इसमें मेल एंड फीमेल फ्लाई को हम इजीली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फीमेल फ्लाई जो होती है उनका एब्डोमेन वाला एरिया ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उनका ओविपोजिटर जो है वो बड़ा है, और उस बड़े ओविपोजिटर की वजह से जो एब्डोमेन का एरिया वो बड़ा होता है। तो मेल फ्रूट फ्लाई छोटी दिखाई देगी और फीमेल फ्रूट फ्लाई का एब्डोमेन एरिया बड़ा रहता है, इसलिए वो बड़ी दिखाई देगी। तो मेल फीमेल इजीली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। Many hereditary variants can be seen in low power microscope। आप सिंपल माइक्रोस्कोप में देखोगे या डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में भी देख लोगे तो भी आपको आसानी से इसके वेरिएंट्स दिखाई दे जाते हैं। वेरिएंट्स का मतलब कि नॉर्मल जो फ्लाई होती है उनमें रेड आई होती है, बट अगर कोई म्यूटेंट है उसमें व्हाइट आई वाली है, तो वो भी आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में दिखाई दे जाएगा, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में भी या सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो इस तरह से कई सारे इसके वेरिएंट्स हम उसमें आसानी से देख सकते हैं। फिर इसमें केवल 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और 4 पेयर जो क्रोमोसोम है उसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, और उसमें
ये सेक्स क्रोमोसोम है। फीमेल फ्लाई में XX सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में XY सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इसलिए आसानी होती है इसमें एक्सपेरिमेंट्स करने में, और इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है। और कई कैरेक्टर जो मेंडल ने ये टीएच मॉर्गन ने जो पढ़े हैं वो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर भी ही होते हैं। जो आप आगे भी जो लिंकेज की फिनोमेना पढ़ोगे उसमें सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो X/A का रेशियो होता है, ना कि XY। ऐसा नहीं कि XY है इसलिए ये मेल है और ये XX है इसलिए फीमेल है, बल्कि क्या है X/A का रेशियो जो है इसमें वो डिटरमाइन करता है कि मेल होंगे या फीमेल होंगे। अगर X/A का रेशियो 1 से कम है, 0.5 तक है, तो वो फीमेल प्रोड्यूस होंगी, और 1 से ज्यादा है तो वो मेल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसका जरा कंपैरिजन करते हैं। मेंडल ने जो पी प्लांट लिए थे उसमें और इसमें दोनों में कंपेयर करके देखते हैं। तो पी प्लांट को हम एक पॉट में या फिर किचन गार्डन में ग्रो करा सकते हैं, जबकि इसको एक सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ही ग्रो करा सकते हैं। पी प्लांट की लाइफ साइकिल थी लगभग 4 to 6 वीक, इसकी केवल 2 वीक्स। उसमें सिंगल मीटिंग के बाद नंबर ऑफ प्रोजेनी भी ठीक ठाक प्रोड्यूस होते हैं, बट इसमें 100 से ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं प्रोजेनी। उसमें भी बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, और इसमें भी मेल फीमेल जो फ्लाई होती हैं इजिली डिस्टिंग्विशेबल होती हैं। तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, और यहाँ पर भी हम कंट्रोल्ड मेटिंग करा सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा हेरिडिटी वेरिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि पी प्लांट में उतने ज्यादा नहीं मिल रहे थे। इसमें ज्यादा हेरिडिटी वेरिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं। वहां पर 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पर केवल 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो आप देखोगे कि पी प्लांट से ज्यादा बढ़िया सुटेबल मटेरियल रहा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का। तो फ्रूट फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। तो अब पढ़ते हैं हम लोग लिंकेज के बारे में कि क्या है लिंकेज का फिनोमेना और कैसे होता है। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की आप डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम, यानी एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स हैं वो आपस में लिंक होने की टेंडेंसी रखते हैं, और उनका फिजिकल एसोसिएशन जब होता है तो वो लिंकेज कहलाता है। ठीक है, और लिंकेज होने की वजह से पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा से ज्यादा आएगा। बार बार जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब नॉर्मल आना चाहिए था 9:3:1 के रेशियो में, या टेस्ट क्रॉस रेशियो में आना चाहिए था 1:1:1:1, वो यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आएगा और रिकॉम्बिनेंट्स कम आएंगे। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन होता है। नॉन पेरेंटल जीन का मतलब जो हमने पेरेंट में लिए थे वो नहीं। आप इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लो। आपको ये एग्जांपल तो याद होगा, राउंड और येलो वाला पी प्लांट में, रिंकल्ड ग्रीन वाला। ठीक है, अब इसकी F1 जनरेशन में यहाँ था राउंड और येलो। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपने पढ़ा था जिसमें राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ईल, इनका जो रेशियो आया था वो 9:3:1 आया था। ठीक है, और जब टेस्ट क्रॉस कराते हैं इसमें तो 25% यानी 1:1:1:1 आता है। ये तब था जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, बट यहाँ पर क्या है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिंक हो जाएंगे। लिंकेज में ये पेरेंट है और ये पेरेंट है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है ये ज्यादा आएगा और रिकॉम्बिनेंट जो है ये कम आएंगे। तो लिंकेज किसे कहते हैं? जो फिजिकल एसोसिएशन हो रहा है जीन्स का एक क्रोमोसोम पर जितने भी हैं उनका फिजिकल एसोसिएशन वो लिंकेज है, और जब नया कुछ कॉम्बिनेशन बनता है तो वो रिकॉम्बिनेशन है। तो मॉर्गन ने डायहाइब्रिड क्रॉस किए, बहुत सारे डायहाइब्रिड क्रॉस किए ड्रोसोफिला के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर किए थे। लेकिन इन्होंने जो डायहाइब्रिड क्रॉस किया है उस क्रॉस के बाद रिजल्ट जो थे वो मेंडल की तरह 9:3:1 नहीं मिले हैं। ये क्रॉस जो किए थे इन्होंने वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाले थे, क्योंकि कई ऐसे जो क्रॉस जो कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे वो एक्स क्रोमोसोम के होते हैं। तो देखिए हम दो प्रोसेस में बताते हैं। यहाँ पर क्रॉस ए है, इसमें मॉर्गन ने क्या लिया, फीमेल फ्लाई ली है जिसमें येलो बॉडी और व्हाइट आई थे। दो कैरेक्टर हैं, येलो बॉडी और व्हाइट आई। ये एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में सिर्फ 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। और ये जो कैरेक्टर है ये सेक्स लिंक कैरेक्टर है, ये केवल एक्स क्रोमोसोम पे होता है, वाई पे नहीं होता है। इसलिए
फीमेल फ्लाई में येलो बॉडी और व्हाइट आई कलर है, और मेल जो लिए हैं वो ब्राउन बॉडी और रेड आई वाले, जिसको वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस में दिखाया गया है। ये वाइल्ड टाइप होता है। वाइल्ड टाइप का मतलब है ओरिजिनल जो नेचर में मिलते हैं, और ये जो होते हैं, ये जो कैरेक्टर है, ये वेरिएंट्स हैं, म्यूटेंट फॉर्म होती हैं जो म्यूटेशन के बाद डेवलप होती हैं। तो ये डोमिनेंट फॉर्म होती हैं, ये वाइल्ड टाइप फॉर्म कहलाती हैं। तो मेल लिया है इन्होंने वाइल्ड टाइप यानी ब्राउन बॉडी और रेड आई वाला, जबकि फीमेल लिया इन्होंने लिया है येलो बॉडी और व्हाइट आई वाला। जब क्रॉस कराया है तो F1 जनरेशन में इनको मिलते हैं Y प्लस W प्लस, है ना, और Y0 W0। ठीक है, जीरो इसलिए, जीरो का मतलब Y क्रोमोसोम पे कोई भी इसका अल्टरनेट पेयर नहीं है। और फिर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसके बाद F2 जनरेशन में जो रेशियो मिल रहा है, F2 जनरेशन में वो रेशियो मेंडल के 9331 रेशियो से बिल्कुल अलग है। इसमें आप देखोगे पेरेंटल टाइप जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो 98.7% इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जबकि रिकॉम्बिनेंट्स इसमें 1.3% ही मिल रहा है। ठीक है, तो हम मेंडल का अगर डायहाइब्रिड क्रॉस देखें, फिनोटिपिक क्रॉस देखें तो 9331 आएगा, और जब हम उसका टेस्ट क्रॉस करते हैं तो 25% 25% 25% 25% आना चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा से ज्यादा है। आप देख रहे हो ये पेरेंट है Y प्लस 0 W प्लस 0 Y0 W0, और ये मेल में है और ये फीमेल में है। तो ये जितना भी है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, रिकॉम्बिनेंट्स कम आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है। तो ये है लिंकेज, और ये भी कंप्लीट लिंकेज नहीं है। लिंकेज दो तरह के होते हैं, कंप्लीट इनकम्प्लीट। ये इनकम्प्लीट लिंकेज है। कंप्लीट लिंकेज में केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशन आते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स एक भी नहीं आते हैं, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। बट फिर भी कंप्लीट लिंकेज में सारे के सारे जीन जितने भी एक क्रोमोसोम पे हैं सारे लिंक होते हैं। तो कंप्लीट लिंकेज बहुत रेयर फिनोमेना है, ये इनकम्प्लीट लिंकेज है क्रॉस ए में। अब थोड़ा सा इसी को हम थोड़ा और दूसरी तरह से बताते हैं। यहाँ पर एक पेरेंट हो गया YY WW, यानी जो फीमेल लिया है वो कौन सा लिया है, येलो बॉडी और व्हाइट आई फीमेल, और मेल का जो इसके साथ क्रॉस कराया है वो है Y प्लस 0 W प्लस 0। जीरो का मतलब वाई क्रोमोसोम पे वो जीन नहीं है, बस हमने इसके साथ में लिखने के लिए बता दिया है। तो ये हो गया है ब्राउन बॉडी और रेड आई, ये वाइल्ड टाइप। ठीक है, तो जब F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन में Y प्लस और W प्लस, ये कैरेक्टरिस्टिक। जब इसकी सेल्फिंग कराते हैं, ये F1 जनरेशन में आया, और F1 में जब हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं तो यहाँ पर हमको जीन कॉम्बिनेशन मिलेगा YW, ये गैमीट बनेंगे YW प्लस Y प्लस W और Y प्लस W प्लस। ठीक है, ये है येलो बॉडी, व्हाइट आई, ये है येलो बॉडी और रेड आई, ये है ब्राउन बॉडी, व्हाइट आई, और ये है ब्राउन बॉडी रेड आई। ठीक है, ये गैमेट बनते हैं। और गैमेट का जब हम कॉम्बिनेशन कराते हैं तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर येलो बॉडी और ब्राउन बॉडी रेड आई वाले, ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमको ज्यादा मिल रहा है। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। आप देखो पेरेंट में ये लिया था येलो बॉडी व्हाइट आई पेरेंट में लिया था, और ब्राउन बॉडी रेड आई लिया था एक पेरेंट में। तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है ये आ रहा है 98.7%, जबकि ये रिकॉम्बिनेंट जो है, रिकॉम्बिनेंट मतलब न्यू कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो 1.3% आ रहा है। ये लिंकेज है। ऐसा क्यों हुआ, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बताया कि ये है ड्यू टू लिंकेज। लिंकेज क्यों हुआ है,
क्योंकि ये क्रोमोसोम एक ही पर है, एक ही क्रोमोसोम पर ये दोनों जीन है। ये येलो बॉडी का जीन और व्हाइट आई का जो जीन है वो एक ही क्रोमोसोम पे है और काफी पास पास है, इसलिए ये बार बार कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो पेरेंटल टाइप के ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं येलो बॉडी के साथ रेड आई और ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई, ये रिकॉम्बिनेंट्स है, रिकॉम्बिनेंट्स बहुत ही कम आ रहे हैं। यही है लिंकेज का फिनोमेना। तो ये क्रॉस ए था, हम साथ में क्रॉस बी भी बताते हैं जिसमें लिंकेज तो होता है लेकिन उसमें थोड़ा कम परसेंटेज मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जीन्स ज्यादा टाइटली लिंक्ड है और वहां पर जीन्स लूजली लिंक्ड थे, इसलिए। क्रॉस बी में देखिए यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक मॉर्गन ने ली है वो व्हाइट आई और मिनिएचर विंग्स वाली ली है। फीमेल लिया व्हाइट आई और मिनिएचर विंग्स वाले, जबकि मेल लिया इन्होंने रेड आई और नॉर्मल विंग्स वाले। ये वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप डोमिनेंट होते हैं और उसमें सुपरस्क्रिप्ट में प्लस लिखा जाता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। मेल ले लिया रेड आई और नॉर्मल विंग्स वाले, ये वाइल्ड टाइप है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और फीमेल ले लिया इन्होंने व्हाइट आई और मिनिएचर विंग्स वाले। तो F1 जनरेशन में कॉम्बिनेशन आया, तो F1 जनरेशन में आ गए WW प्लस MM प्लस, ये आ गए ये वाइल्ड टाइप। ठीक है, जब इसमें सेल्फिंग कराते हैं तो सेल्फिंग में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ये मिल रहा है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन को मेल और फीमेल में अलग अलग कर दिया है। ये जो हमने बताया बनाया है ये वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम जे शेप का होता है, ये वाई क्रोमोसोम है। मेल में वाई क्रोमोसोम जे शेप का है क्रोमोसोम, और मेल में एक्स क्रोमोसोम एक ही है, ये वाई क्रोमोसोम है। तो ये जो कैरेक्टर लिए गए हैं ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर हैं। यहाँ पर भी ये सेक्स लिंक कैरेक्टर थे जो केवल एक्स क्रोमोसोम में थे, यहाँ पर भी जो दोनों कैरेक्टर लिए गए हैं ये दोनों सेक्स लिंक कैरेक्टर हैं। तो जो F1 जनरेशन का जब सेल्फिंग कराई जाती है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में आते हैं W प्लस 0 M प्लस 0 W0 M0। ठीक है, मेल में ये पेरेंटल टाइप। फीमेल में आएंगे W प्लस W M प्लस M W और MM, ये आते हैं फीमेल में। तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने आ रहे हैं 62.8% आया, जबकि आने चाहिए थे ये अकॉर्डिंग टू मेंडल कम आने चाहिए थे। पेरेंटल कॉम्बिनेशन 9331 के रेशियो में आने चाहिए थे, यानी 9 ये 3 ये 3 ये 1 ऐसे आने चाहिए थे, बट यहाँ क्या आ रहे हैं 62.8 पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, 32.7 ये रिकॉम्बिनेंट्स है, न्यू कॉम्बिनेशन। W प्लस 0 M0 ये जो था ये रिकॉम्बिनेंट है और ये पेरेंटल टाइप है। तो बार बार हम ये आपको बता रहे हैं पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप मतलब पेरेंट्स में क्या लिया था। पेरेंट्स में देखिए व्हाइट आई और मिनिएचर विंग्स वाला एक पेरेंट था, और दूसरा पेरेंट था रेड आई और नॉर्मल विंग्स वाला। फिर आप यहाँ पर देखिए क्या है, ये रेड आई और नॉर्मल विंग्स वाले पेरेंट है, और ये पेरेंट है कौन सा व्हाइट आई और मिनिएचर विंग्स वाले, ये पेरेंट है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना मिल रहा है 62.8% मिल रहा है। ठीक है, जबकि प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए थी। अगर हम टेस्ट क्रॉस कराए तो इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए। F2 जनरेशन का जब क्रॉस कराते हैं तो ये F1 का था, और ये जो हमको मिला है ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन मेंडल्स के डायहाइब्रिड रेशियो से डेविएट कर रहा है। क्यों डेविएट किया ये, क्योंकि यहाँ पर जीन्स जो है आपस में लिंक्ड हो गए हैं। अब देख रहे हो इस क्रॉस बी में भी लिंकेज है, क्रॉस ए में भी लिंकेज है, लेकिन फर्क क्या है यहाँ पर ये जो दोनों जीन है ये काफी पास पास है। एक ही क्रोमोसोम में ये दोनों जीन काफी पास में है और ये दोनों जीन काफी दूर हैं। तो इसको मेंडल और ये मॉर्गन और उनके स्टूडेंट ने बताया ये जो जीन है ये टाइटली लिंक्ड है। यहाँ पर उन्होंने वर्ड जो यूज किया है वो टाइटली लिंक्ड का और लूजली लिंक्ड का, यानी अगर जीन्स टाइटली लिंक्ड होते हैं तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन उतना ही ज्यादा मिलेगा, और लूजली लिंक्ड होते हैं तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थोड़ा कम मिलेगा, मतलब इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम मिलेगा। यहाँ पर भी है, यहाँ पर पेरेंटल 62.8% है, रिकॉम्बिनेंट 37.2% है, जबकि यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन 98.7 है और रिकॉम्बिनेंट्स 1.3 है। तो ये दोनों लिंकेज हैं, दोनों के दोनों इनकम्प्लीट लिंकेज हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज में पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ रिकॉम्बिनेंट्स भी मिलते हैं, थोड़े मिलेंगे लेकिन मिलेंगे।
तो यहाँ पर भी थोड़े मिल रहे हैं, यहाँ पर भी थोड़े मिल रहे हैं, बट ये जो रेशियो में आप वेरिएशन देख रहे हो इतना ज्यादा, वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यहाँ जीन्स एक दूसरे से काफी दूर हैं और यहाँ पर जीन्स एक दूसरे से काफी पास पास है। तो ये यहाँ पर हम भी आपको इसमें क्रोमोसोमल बेसिस भी बताते हैं, आप इतना पहले नोट कर लो, फिर हम आपको बताते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्रोमोसोमल बेसिस, लिंकेज के पीछे क्या है क्रोमोसोम का बेसिस। तो अब देखिए लिंकेज जो है डिपेंड कर रहा था किस पे, डिस्टेंस पे। तो हम यहां कह सकते हैं कि लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द जीन, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, यानी डिस्टेंस कम तो लिंकेज ज्यादा, और क्रॉस बी में आपने देखा डिस्टेंस ज्यादा तो लिंकेज कम। आप ये भी कह सकते हो रिकॉम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, यानी जीन्स जितने पास पास उतना ही बहुत पास है तो रिकॉम्बिनेशन कम, जीन जितने दूर दूर उतना ही रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। दोनों ही आपने देख लिया, क्योंकि यहाँ पर इसलिए था जीन काफी पास है तो उनमें लिंकेज की टेंडेंसी ज्यादा है। इसके पीछे आप जरा क्रोमोसोमल बेसिस देखिए क्या है, क्रोमोसोमल बेसिस क्या है लिंकेज का। जैसे एक मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम में ये एक क्रोमोसोम है और यहां पर जीन ए है, यहां पर जीन बी है, यहां पर भी जीन ए है और यहां जीन बी है, ठीक है। ये सेंट्रोमियर से एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं, और दूसरा वाला जो है यहाँ पर वो स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये दो जीन है यहाँ पर, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दोनों जीन है। अब जब क्रॉसिंग ओवर होती है, लेकिन जो भी सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा, गैमीट बनेंगे, और गैमीट बनने में आपने पढ़ा मियोसिस सेल डिवीजन होता है, तो मियोसिस सेल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्रॉसिंग ओवर जब दोनों के बीच में होगी, होमोलॉगस पेयर है, होमोलॉगस पेयर में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो क्रॉसिंग ओवर में यहाँ पर ये क्रॉस बनाएगा इसके साथ, और दूसरा जो है ये क्रॉस बनाएगा इसके साथ, यानी कि जीन यहाँ ये कैपिटल ए जीन कैपिटल बी जीन, यहाँ पर भी है कैपिटल ए जीन कैपिटल बी जीन, यहाँ पर स्मॉल ए जीन और यहाँ स्मॉल बी जीन, यहाँ पर भी स्मॉल ए जीन, यहाँ स्मॉल बी जीन, ठीक है ये। और उसके बाद जब क्रॉसिंग ओवर हो गई, इसका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया दोनों में, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई, और इसके बाद एक गैमेट ये बना और दूसरा गैमेट जो बना है वो इस तरह का बना है, और यहाँ पर ये गैमेट है, यानी एक गैमेट बना है ये और दूसरा गैमेट बना है स्मॉल ए स्मॉल बी वाला, या कैपिटल ए कैपिटल बी वाला, और यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी वाला, यानी क्रॉस ओवर हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से 4 गैमेट बन रहे हैं। ये तब था, या आप देखो दोनों जीन जो थे वो दोनों जीन पूरे के पूरे क्रॉसिंग ओवर इस फिनोमेना के यहाँ के बाद हुआ है, इसलिए ये अलग हो गए, दोनों जीन एक साथ गए हैं, ये दोनों जीन एक साथ हैं, लिंक्ड हो गए। अगर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर इसके बीच में हुई होती, यानी ये क्रॉसिंग ओवर पहले नहीं, ये क्रॉसिंग ओवर इस पॉइंट के बाद हुई होती, तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से आता, ठीक है, तब ये कॉम्बिनेशन इस तरह से आता, और उसके बाद जो यहाँ जीन कॉम्बिनेशन भी होता वो क्या होता, ये दोनों के दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी इधर है, तो यहाँ पर कैपिटल ए वाला तो इधर आ गया, ये स्मॉल बी, इसका वाला स्मॉल बी इधर आ गया है, और ये फिनोमेना ये कैपिटल ए यहाँ रह गया, यहाँ पर स्मॉल बी स्मॉल ए, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में हो रही है या इसके पहले हो रही है, इसके बाद में हो रही है, डिपेंड कर रहा है
इसीलिए लिंकेज होता है। लिंकेज में क्रॉस जो क्रोमोसोम है उनके बीच में अगर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये दोनों जीन एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद में होगी तो दोनों जीन अलग अलग नहीं होंगे, आपस में फिजिकली लिंक्ड हो जाएंगे। तो ये था लिंकेज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हम क्लियर कर दें कि मेंडल को लिंकेज क्यों नहीं मिला। ये जो लिंकेज का फिनोमेना इन्होंने बताया, इसमें मेंडल को लिंकेज क्यों नहीं मिला वो भी हम आपको डिस्कस करते हैं। तो मेंडल को क्यों नहीं मिला था लिंकेज, उसके पीछे कुछ लोगों ने तो पहले ये बताया था कि मेंडल वाज लकी, मेंडल लकी थे क्योंकि मेंडल ने 7 पेयर कैरेक्टर पे काम किया था और वो 7 के 7 पेयर कैरेक्टर 7 अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। तो अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे तो आपस में लिंकेज होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो कुछ लोगों ने पहले ये बताया था, लेकिन नहीं, बाद में जब पता चला है तो मेंडल ने जो भी कैरेक्टर लिए थे पी प्लांट में वो 7 नहीं बल्कि 4 ही क्रोमोसोम पे थे। क्रोमोसोम नंबर 1 पे, 4 पे, 5 पे और 7 पे। क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 कैरेक्टर थे, फ्लावर कलर का कैरेक्टर और सीड कलर का कैरेक्टर। फ्लावर कलर में आपको याद होगा वायलेट व्हाइट और सीड कलर में येलो और ग्रीन। इसी तरह से क्रोमोसोम नंबर 4 पे 3 पेयर कैरेक्टर थे, प्लांट हाइट का, पॉट शेप का और फ्लावर पोजीशन का। जबकि क्रोमोसोम नंबर 5 पे केवल एक कैरेक्टर था, पॉड कलर का, और क्रोमोसोम नंबर 7 पे एक कैरेक्टर था, सीड शेप का। तो 7 पेयर जो कैरेक्टर उन्होंने लिए थे वो 4 अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, तब भी लिंकेज नहीं मिला। तो आप देखिए यहाँ पर सीड शेप का जीन और पॉड कलर का जीन ये अलग अलग क्रोमोसोम पे है, तो इसमें तो लिंकेज मिलने का सवाल ही नहीं है। इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा लिंकेज, क्योंकि दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं। अब आती है बात इसकी, इसमें देखिए फ्लावर कलर का जीन और सीड कलर का जीन है तो एक ही क्रोमोसोम पे, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। दूर होने की वजह से लिंकेज इनमें बहुत ही कम मिलेगा या नहीं के बराबर मिलेगा, ठीक है। और अब आते हैं क्रोमोसोम नंबर 4 पे 3 पेयर जीन है, प्लांट हाइट है, पॉट शेप है और फ्लावर पोजीशन है। इसमें फ्लावर पोजीशन का जीन तो इनसे काफी दूर है, इसलिए ये भी किसी के साथ लिंक होने के चांसेस नहीं है। यहां पर ये दोनों जीन के लिंक होने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि पास पास है और यहां पर लिंकेज मिला भी होगा, लेकिन मेंडल ने कहीं पर भी अपने एक्सपेरिमेंट्स में इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो लिंकेज या तो उनको नहीं मिला या मिला भी होगा तो उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया, नहीं कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। तो मेंडल ने जो अपने 3 लॉज दिए थे उसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसके लिए ये एक्सेप्शन है लिंकेज का। हम आपको ये भी बता दें कि मेंडल्स के 3 लॉ में फर्स्ट लॉ और लास्ट लॉ जो है इंडिपेंडेंट, इन दोनों में ही कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है, जबकि सेकेंड लॉ जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, उसमें कहीं पर भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो पहले डोमिनेंस वाले में एक्सेप्शन इनकम्प्लीट लिंकेज या कोडोमिनेंस मिल जाता है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में लिंकेज मिल जाता है, ठीक है, एक्सेप्शन। बट इसमें लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहीं पर भी एक्सेप्शन नहीं मिलता है। तो ये था लिंकेज और मेंडल को क्यों नहीं मिला लिंकेज। अब इसके बाद आपको बताते हैं लिंकेज ग्रुप्स के बारे में। लिंकेज ग्रुप क्या होता है, एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन हैं आपस में वो सब मिलकर एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। मतलब हैप्लॉइड सेट आप कह लो, हैप्लॉइड सेट जो है पूरा, या फिर एक क्रोमोसोम का जो पेयर का है, टोटल नंबर ऑफ पेयर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो मिलकर एक एक लिंकेज ग्रुप बनाएंगे। तो जैसे ह्यूमन में मान लें, ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसमें लिंकेज ग्रुप कितने हुए, 23 लिंकेज ग्रुप हुए, लिंकेज ग्रुप। ड्रोसोफिला में, फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला, इसमें 4 पेयर क्रोमोसोम है तो इसमें 4 लिंकेज ग्रुप होंगे, ठीक है। ऐसे ही पी प्लांट में, जो गार्डन पी है, उसमें 7 पेयर क्रोमोसोम है तो 7 लिंकेज ग्रुप होंगे, 7 लिंकेज ग्रुप। तो जितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं उतने ही लिंकेज ग्रुप होते हैं, तो ये मिलकर एक लिंकेज ग्रुप। एक क्रोमोसोम पे जितने भी क्रोमोसोम है, क्योंकि लिंकेज ग्रुप क्या है, लिंक कितने हो सकते हैं क्रोमोसोम एक बार में। तो एक क्रोमोसोम पे मान लो यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम है और इसमें 1 2 3 4 5 6 ये जीन है,
ये जीन है, तो आपस में इतने की मैक्सिमम लिंकेज होगा तो कितना होगा, इनका होगा, तो ये मिलकर एक ग्रुप बनाएगा। दूसरा क्रोमोसोम पेयर है के एल एम, तो ये दूसरा लिंकेज ग्रुप होगा। इस तरह से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो 23 लिंकेज ग्रुप होंगे, 4 पेयर क्रोमोसोम है तो 4 लिंकेज ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये था लिंकेज ग्रुप के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे जीन मैप के बारे में बताएंगे, उसको हम एक अलग से टॉपिक में बताएंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करा देंगे। हाँ, एक चीज और बता दें आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, लिंक कर देंगे कुछ क्वेश्चंस को। आप क्वेश्चन साथ में लगाओगे तो इसका टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अच्छी तरह से टॉपिक समझने के लिए आप पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी आपको पॉज भी कर लेंगे, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे, कई सारे जेनेटिक टर्म्स एक के बाद एक आते जाते हैं। अगर एक एक जेनेटिक टर्म्स को अलग अलग एक्सप्लेन करने लगेंगे तो टॉपिक मेन टॉपिक से डेविएट हो जाएगा। इसलिए जैसे हम लोग यहाँ पर लिंकेज पढ़ रहे थे तो पूरा लिंकेज पढ़ा, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो दूसरे टॉपिक्स थे जैसे क्रॉसिंग ओवर आ गई, लिंकेज ग्रुप आ गया, तो वो बाद में करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक इस सब तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।